हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्यमार्ग फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। क्लास 9th द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ने से पहले हम इसके चित्र को देखते हैं। सबसे पहले इस चित्र को देखिए। इस चित्र में आपको दिखाई देगा कि बाहर की तरफ एक यहाँ पे परत लगी हुई है और एक अंदर की तरफ परत लगी हुई है। ठीक है, एक लेयर बाहर की तरफ है और एक लेयर अंदर की तरफ है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन का बना होता है, दो लेयर का बना होता है। एक बाहर का मेम्ब्रेन है, ठीक, जिसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे, और एक इनर मेम्ब्रेन है, यानी कि अंदर वाला, जिसे हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन जो होता है अंदर की तरफ कुछ फोल्ड्स लिए हुए, यानी कि एक मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू? क्रिस्टी। ठीक है, ये जो उंगली के जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो आपको दिखाई दे रहे हैं इसको क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टी पर यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगे हुए कुछ पार्ट हैं, यहाँ पे छोटे छोटे डॉट टाइप के दिख रहे हैं। इसको F1 पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? F1 पार्टिकल। ठीक है, और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है और जो इनर मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है, एक मटेरियल भरा हुआ होता है जिसको हम इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में भरा हुआ मटेरियल बोलते हैं। यानी कि दो मेम्ब्रेन के बीच में एक मैट्रिक्स भरा हुआ होता है, तो इंटर मेम्ब्रेनस मैट्रिक्स आप उसको बोल सकते हैं। ठीक, बाकी बीच बीच में यहाँ पे राइबोसोम्स वगैरह जो ये डॉटेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब राइबोसोम है। और यहाँ पे ये मुड़ा तुड़ा सा जो स्ट्रक्चर है ये डीएनए है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपने देख लिया। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है इसके बारे में हम लोग कुछ इस तरीके से जान सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का एक और नाम है। माइटोकॉन्ड्रिया का एक और नाम है पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, यानी कि कोशिका का विद्युत गृह, अगर इसको हिंदी में बोला जाए तो कोशिका का विद्युत गृह बोलते हैं इसको, या ऊर्जा गृह बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में इसे पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। ठीक है, तो पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों बोलते हैं इसके पीछे की भी कहानी है। अब किसी का नाम पावर हाउस है तो वो क्या कार्य कर सकता है, यानी कि वो क्या फंक्शन करेगा। जाहिर सी बात है कि वो पावर का जनरेशन करता है। तो पावर का जनरेशन जब ये करता है तो इसीलिए पावर हाउस कहा जाता है। तो पावर का जनरेशन ये किस रूप में करता है? तो पावर का जनरेशन ये करता है एटीपी के रूप में। किस रूप में करता है बाबू? एटीपी के रूप में। आइए देखते हैं एटीपी का मतलब क्या है। एटीपी, तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन। एडिनोसिन, टी से ट्राई, ट्राई मतलब तीन, पी से फास्फेट, फास्फेट, तो एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, यही इसका नाम है। ठीक है, तो ये एटीपी बनता किससे है? एटीपी पहले क्या होता है? एटीपी बनने से पहले एडीपी होता है। तो एडीपी का मतलब भी वही हुआ, एडिनोसिन डाई फास्फेट, एडिनोसिन डाई फास्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, एडिनोसिन डाईफास्फेट। ठीक, एडीपी और एटीपी। ठीक है, और इसको सबसे पहले देखा किसने था? तो यानी माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने किया था इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज डिस्कवर्ड बाई कोलिकर। क्या नाम है? कोलिकर। कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। अगर कोई पूछे कहाँ किया था, वैसे ही पूछा नहीं जाता 9th लेवल में इतना। तो कोलिकर ने खोज वैसे किया था इंसेक्ट के सेल में। जब ये इंसेक्ट के बारे में स्टडी कर रहे थे तो इनको एक इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ठीक है, बाद में
जा करके एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस स्ट्रक्चर को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। तो नेम्ड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम, इसको माइटोकॉन्ड्रिया किसने बुलाया था? सी बेंडा ने। किसने? सी बेंडा ने। ठीक है। तो सी बेंडा करके, यानी चार्ल्स कार्ल बेंडा इनका नाम है, कार्ल बेंडा। ठीक है। कार्ल बेंडा ने डिस्कवरी नहीं किया था, कार्ल बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था। तो डिस्कवरी किसने किया था? पोलिकर ने। ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर आपको लिखना है एग्जाम में तो क्या लिखेंगे? बाहर से लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होते हैं, यानी कि दो परतों का ये बना हुआ होता है। बाहर की परत को हम आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे। ठीक है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया हैज टू मेम्ब्रेन। फर्स्ट जो बाहर की तरफ है आउटर मेम्ब्रेन विच इज पोरस। बाहर का मेम्ब्रेन जो होता है ये पोरस भी होता है, यहाँ पे जगह जगह छेद हुए होते हैं, जिससे यहाँ पे जो भी एटीपी का जनरेशन होता है या कुछ इसको जरूरत अगर है तो वो उसी पोर से अंदर और बाहर आ जा सकते हैं। ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन है इसको इनर मेम्ब्रेन कहेंगे। बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन है उसे हम आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे। ठीक है। तो इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो फोल्डेड होता है, आउटर मेम्ब्रेन पोरस होता है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होता है। तो अब ये फोल्डेड पोरस का क्या काम है? जैसा बताया हमने कि ट्रांसपोर्ट के लिए ये काम में आ जाता है। और ये जो फोल्डेड मेम्ब्रेन होता है, जो उंगली की तरह अंदर की तरफ घुमा हुआ है, फोल्डेड मेम्ब्रेन बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। तो क्या रोल है इसका? फोल्डेड होने की वजह से, अब जैसे मान लीजिए कि कोई इस तरीके से, जैसे ये कागज है, ठीक है, तो अगर इसको हम फोल्ड कर देते हैं, तो किसी चीज को जब आप फोल्ड करेंगे ऐसे, ठीक है, तो ऐसे हमने इसको फोल्ड कर दिया, तो ये बहुत कम जगह घेरेगा। किसी चीज को जब हम फोल्ड कर देते हैं तो बहुत कम जगह घेरता है। ठीक है। और जब भी जरूरत होगी और जितनी जरूरत होगी इस तरीके से हम इसे बढ़ा सकते हैं, यानी कि इसका सरफेस बढ़ सकता है। ठीक यही काम यहाँ पे फोल्डेड मेम्ब्रेन का होता है। फोल्डेड मेम्ब्रेन फोल्डेड होने की वजह से जब जरूरत होती है, जैसे केमिकल रिएक्शंस वगैरह जब होते हैं तो उनको ज्यादा सरफेस की जरूरत होती है। तो ज्यादा सरफेस की जरूरत होती है तो वो सरफेस कहाँ से आएगा? तो ये जो फोल्डिंग होती है, ये फोल्डिंग अनफोल्ड हो जाती है और वहां पे केमिकल रिएक्शंस होने लगते हैं। ठीक है। तो फोल्ड्स इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। ठीक है। एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो वाइडर सरफेस पे ज्यादा अच्छे से हो जाते हैं। तो फोल्ड जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये फोल्ड बढ़ करके सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिससे कि एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस बड़ी आसानी से हो जाते हैं। ठीक है। अब ये एटीपी क्या है? जैसा कि अभी यहाँ पे एटीपी के फुल फॉर्म को हम लोगों ने जाना, तो ये एटीपी क्या है? तो एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ये जो पावर हाउस है, ये पावर हाउस बना रहा है एटीपी। तो ये एटीपी है क्या आखिर? तो एटीपी को हम एनर्जी करेंसी के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानेंगे बाबू? एनर्जी करेंसी के रूप में इसको हम जानेंगे। ठीक है। अब ये एनर्जी करेंसी होता क्या है, चलिए देखते हैं। जैसे आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों कंबाइन होकर के सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ग्लूकोज एक केमिकल है, ग्लूकोज एक ऐसा केमिकल है जिसके अंदर जो बॉन्डिंग बनी हुई है, उस बॉन्डिंग में सन की लाइट की एनर्जी कैप्चर हो जाती है। ठीक है।
फिर हम वो ग्लूकोज खा लेते हैं, वो ग्लूकोज बॉडी में जाता है, ग्लूकोज बॉडी में जा करके ब्रेक होता है, टूटता है, ठीक है। और जैसे ही टूटता है उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी एटीपी एनर्जी के सिक्कों के रूप में इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। इसको हम कुछ इस तरीके से समझेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में चावल, आपके घर में चावल जो है, राइस बहुत ज्यादा मात्रा में से मंथ एक महीने का पूरा खरीद करके आया, ठीक है। तब ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा यूज कर ले जाते हैं एक ही दिन में, ऐसा नहीं होता। तो उसको एक जगह स्टोर कर देते हैं, उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल करके यूज करते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे यहाँ पे ये एक ग्लूकोज का पार्टिकल है, ठीक। अब इसमें ढेर सारी एनर्जी स्टोर्ड है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया इसको ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ेगा और इसको छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट के रूप में बंद कर देता है। तो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट ऐसे लगते हैं जैसे कि ये करेंसी के रूप में है, ठीक है। तो यही एनर्जी के पैकेट को हम एटीपी कहेंगे, ठीक है। तो एनर्जी करेंसी को ही हम यहाँ पे एटीपी के फॉर्म में जानते हैं, तो एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है। अब जहां जैसी जरूरत होती है, जैसे कोई भी केमिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये एनर्जी कहीं पे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, कहीं पे कम एनर्जी की जरूरत होती है। अब जहां पे कम एनर्जी की जरूरत है, अब ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा बंडल ही ले जाकर के उसके ऊपर ढकेल देंगे, ठीक है। जितनी जरूरत है उतनी एनर्जी का ही यूज यहाँ पे किया जाएगा। तो जितनी मात्रा में एटीपी या एनर्जी की जरूरत होती है उतने ही मात्रा में एटीपी को वहां पे भेजते हैं और उस काम को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। सेल के अंदर जो मैकेनिकल वर्क्स होते हैं, यानी कि जो भी उसमें काम हो रहा होता है, किसी चीज का रिडक्शन हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, तो सेल के अंदर कोई भी परफॉर्मेंस हो रहा होता है तो उसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी भी एटीपी ही प्रोवाइड करता है। और एटीपी का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, सेल का पावर हाउस, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की एक खास बात और है, और वो खास बात ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ इस चित्र में आप देख रहे हैं कि ये डीएनए है, और यहाँ पे ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये राइबोसोम है, ठीक है। तो राइबोसोम आपको मालूम है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अपना प्रोटीन खुद बना सकता है, ठीक है। यानी कि जो सेल में प्रोटीन बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को जिन प्रोटीन्स की जरूरत होती है उनमें से अधिकतर प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया खुद बना देता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होता है, क्योंकि उसके पास डीएनए भी है, उसके पास राइबोसोम भी है, वो खुद प्रोटीन भी बना रहा है। तो एक ये सेल की तरह वो खुद परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को सेल विद इन सेल भी कहा जाता है, ठीक है। Hence, mitochondria is also called cell within cell। तो सेल विद इन सेल का मतलब क्या हुआ कि सेल के अंदर ही सेल, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में ही एक सेल की तरह परफॉर्म करता है, तो इसको सेल विद इन सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो निक नेम है, प्रेम से इसे पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, ठीक। और तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में शॉर्टकट में आप खाली दो बात याद रखेंगे, पावर हाउस ऑफ सेल और दूसरा है एटीपी जनरेशन, ठीक है। तो अगर ये दो पॉइंट आपको याद है तो आप इन्हीं दो चीजों को अगर आप डिस्क्राइब कर देते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अच्छे से आप बता सकते हैं, ठीक है। रही बात फिगर की, तो अंडे की तरह एक फिगर बना दीजिए, है ना, एक ऐसे गोला बना दीजिए, गोले के अंदर जो अंदर वाला लेयर है उसे जगह जगह पे ऐसे करके मोड़ देंगे, ठीक है। तो ये फिगर बड़ी ही आसानी से बन जाता है, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से शेयर भी करिए, उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। थैंक यू।